कहिएगा। आप सबका धन्यवाद कि आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं। ये जो प्रबुद्धों की मीटिंग होती है, पटना में मैं पहली बार कर रहा हूँ, लेकिन बिहार के करीब करीब सभी शहरों में ये मैंने इस तरह की बैठकें की हैं। और इन बैठकों की शुरुआत मैं अक्सर एक ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने जो लोकतंत्र के बारे में बताया उसी से इसकी शुरुआत करता हूं। ग्रीस में जो बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने कहा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर आप राजनीति में भागीदारी नहीं करेंगे तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। और बिहार की जो दुर्दशा है उसके लिए इससे बढ़िया कोई डायग्नोसिस नहीं हो सकता है। आप देखिए, सब लोग प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कोई ऐसा इसमें आदमी नहीं है। राजनीति से भागीदारी का मतलब ये नहीं है कि आप राजनीति में जाइए और चुनाव लड़िए। भागीदारी आपकी कितनी है अभी हम आपको दिखाते हैं। आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल पर जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी साक्षात्कारों को देखते हैं, विद्वान लोग हैं। लेकिन अभी तक जितने भी आपने सवाल पूछे हैं, एक दो सवाल को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब मैंने 2.5 बरस में नहीं दिया है। लेकिन आप इतने अपने जिंदगी में मगन हैं कि आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, कौन अच्छा कह रहा है, कौन खराब कह रहा है। आप पूछ रहे हैं, जो सारे सवाल हैं उसको 3 बकेट में मैं बांटूंगा। एक, लोगों ने पूछा, भाई आपकी विचारधारा क्या है, आप पर भरोसा क्यों करें, आप दूसरों से अलग क्यों कैसे होंगे, दूसरे से समझौता करेंगे नहीं करेंगे। ये एक राजनीतिक जो एग्जिस्टेंस है उससे जुड़ा हुआ या राजनीतिक जो निर्णय है उस एक बकेट वो हुआ। दूसरा बकेट आपने ये पूछा कि जो स्पेसिफिक आपके सवाल है कि भाई आपका विजन क्या है, आप बिहार को कैसे सुधारिएगा। ज्यादातर लोगों ने उसमें शिक्षा और रोजगार की बात कही है। और तीसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें इंडिविजुअल्स ने अपना पूछा, भाई साहब एयरफोर्स से है तो एयरफोर्स की बात कर रहे हैं, या आईटी वाले हैं तो आईटी की बात कर रहे हैं, कोई लॉयर है तो लॉयर की बात कर रहा है, उनका विषय शराबबंदी है तो शराबबंदी पे पूछ रहे हैं। तो तीनों बकेट में मैं शुरुआत पहले से करता हूं। जब आप कहते हैं भाई हम जन स्वराज पर भरोसा क्यों करें, अब इससे बेवकूफी वाला कोई सवाल हो नहीं सकता है। मान लीजिए कि हमको आपको ठगना है, तो आप इतने बेवकूफ तो नहीं दिख रहे हैं कि हम कहेंगे कि हम आपको ठगने वाले हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप पर भरोसा क्यों करें, तो हम क्या कहेंगे कि हम पर भरोसा मत कीजिए। हम तो यही कहेंगे कि भाई भरोसा करो। अरे ये कोई सवाल है कि आप पर भरोसा क्यों करें। लेकिन जब अब सवाल पूछे हैं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। मेरे भाई, आप ये समझिए कि आपको एक चीनी का रोग हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दिया, साथ में ये बताया कि ये दवा खाते रहिए, रोग ठीक नहीं होगा, संयम से रहिए, अब खान पान पर संयम रखिएगा, योगा कीजिएगा तो जीवन चलता रहेगा। आपका मन नहीं माना। आप सोचे शायद पटना वाले डॉक्टर को नहीं पता है, दिल्ली जाकर मिलकर आते हैं। दिल्ली गए, दिल्ली में डॉक्टर ने कहा चलिए दवा तो पटना में कौन दिया, ठीक नहीं है, एक और नई दवा आई है इसको ले लीजिए, लेकिन खान पान में संयम तो रखना ही पड़ेगा, चीनी का रोग खत्म नहीं होगा, डायबिटीज खत्म नहीं होगा। आप घर आ गए, ठीक है भाई। लोगों ने पूछा क्या हालचाल है, अरे भाई आजकल चीनी का रोग हो गया है, इसीलिए थोड़ा संभल के ही जिंदगी चला रहे हैं। अचानक से किसी ने कहा कि भाई एक नए डॉक्टर आए हैं जिनके पास चीनी के रोग का इलाज है, वो रहते हैं उत्तराखंड में। मान लीजिए रामदेव आ गए, आप पहुंचे रामदेव के पास, तो उन्होंने कहा, किसी डॉक्टर ने बताया, आप पहुंचे कि बाबा सुने हैं कि आपके पास चीनी के रोग का इलाज है। तो बाबा ने कहा भाई इलाज तो है, ये नई दवा आई है, लेकिन पूरा गारंटी नहीं है, 50% चांस है, ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। आपका उत्तर क्या होगा? आप कहिएगा भैया 50% चांस है ना,
चलिए दीजिए, ऐसे भी जी रहे थे कि नहीं ठीक होगा, ट्राई करके देख लेते हैं, शायद ठीक ही हो जाए। तो मेरे भाई, यहां पर जो पहले से दल हैं वो वही एक्सपायर दवा है जो 30 वर्ष से आप खा रहे हैं। आपने देख लिया है कि ये कितना सुधार सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इनकी लिमिटेशंस को आप जानते हैं। आपने कांग्रेस को, राजद को, जदयू को, भाजपा को, सबको वोट देकर सरकार बनाकर देख लिया, आपका रोग ठीक नहीं हुआ। अब मार्केट में एक नया दवा आया है जनसुरा, इससे इलाज ठीक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब निर्णय आप कर लीजिए कि आपको एक्सपायर दवा ही खाना है कि नया को ट्राई करना है। आप निर्णय कर लो भैया, निर्णय आप कर लो कि ना भैया हमको तो एक्सपायर खाना, हम तो ऐसा ही रहेंगे। नहीं ये है कि ना भाई कोई नया आया है, एक बार ट्राई करके तो देखते हैं, नहीं ठीक होगा तो 5 वर्ष में बदल देंगे। बिहार की ये दुर्दशा इसलिए है कि आप अगर जो लोग विदेश की राजनीति को समझते हैं, पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जो 1/3 इकोनॉमी जहां पर देश की है, दे अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कौन से वो 5 राज्य हैं? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। महाराष्ट्र नहीं है। ये 5 राज्य मिलके 1/3 देश की इकोनॉमी इसी 5 राज्य में है। जब देश आजाद हुआ तो ये 5 राज्य प्रोग्रेसिव राज्य नहीं थे, तमिलनाडु और बिहार बराबर के राज्य थे। आज तमिलनाडु बिहार से 4 गुना बड़ा है। अब आपको यह समझना है कि इन 5 राज्य में वहां की सरकारों ने क्या किया। क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं है? मैं आपको कह रहा हूं दावे के साथ, बिहार से ज्यादा भ्रष्टाचार है वहां। क्या वहां पर सब नेता हरिश्चंद्र है? वहां पर भी नेता चोर है, वहां पर भी लोग गलती कर रहे हैं। उन 5 राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग विचारधारा के लोगों ने शासन किया है, लेकिन उनके तरक्की के पीछे एक राज है। लोकतंत्र के नजरिए से एक राज्य ये है जो 5 राज्य में कॉमन है। आज तक 78 साल में उन 5 राज्यों में कोई भी नेता और दल 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। लोग पलटते रहते हैं। आपने काम किया तो भी हटाएगा, नहीं काम किया तो भी हटाएगा। तो हर नेता को, पार्टी को यह डर रहता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो जनता मुझे हटा देगी। अब उसकी तुलना आप कर लीजिए, आप लोग जितने प्रबुद्ध हैं कुम्हरार के, पटना के, मेरे भाई, आप कह रहे हैं कि हाँ स्थिति इतना खराब है, और आप देखिए पूछेंगे एमएलए आपका कितना बार से जीत रहे हैं, तो आप कहिएगा भैया 4 बार से। फिर पूछेंगे एमपी कितना बार से जीत रहे हैं, भैया आप 2 बार से जीत रहे हैं, उसके पहले उनके बाबूजी जीत रहे थे। अरे भाई, आप अपने आप को प्रबुद्ध बताते हैं और आप इतना कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया पढ़ाई नहीं है, नाली नहीं है, गली नहीं है, भ्रष्टाचार है, और उसी नेता को वोट भी दिए जाते हैं। तुरंत कोई खड़ा होकर कहेगा ए भैया हम लोग के पास तो विकल्प ना नहीं था, क्या करते, हम लोग तो मजबूर थे। मेरे भाई, ये किसको बेवकूफ बना रहे? ईवीएम पर नोटा था कि नहीं था? ईवीएम पर नोटा था कि नहीं था? लोग कहता नोटा को देने से क्या होगा? बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए तो जितने उम्मीदवार खड़े हुए थे वो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पार्टियों को नया उम्मीदवार देना पड़ेगा। आपने काहे नहीं नोटा पर वोट दबाया? तो जब वोट देने का बारी होता है तब तो आप सोचते हैं कि अपना जात वाला कौन खड़ा है, कौन खड़ा है अपना जात वाला, तब तो आपको लगता है कि भाई वोट काहे बर्बाद करे। कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए, बिहार में देखिए सब आदमी कह रहा है अच्छा कीजिए, अच्छा कीजिए, आप ही पर भरोसा है। अरे भाई, कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप हम जैसे लोग अपने घर में, दुकान में, ऑफिस में बैठ के हंसते हैं, भाई ना चली हम बिहार में चली हन। कोई आपको कहेगा अरे इतना बढ़िया प्रोफेसर खड़े हैं, इनको वोट दिया जाएगा, तब ना आदमी तो अच्छा है लेकिन चलेंगे नहीं, कहे ना ना बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छा करेगा। तो आप क्या कहिएगा? मान लीजिए जीतियो जाएंगे तो क्या होगा? छोड़िए, इनको वोट देने से फायदा नहीं है,
कैसे मैडम का चिंता है सरकार किसका बनेगा? अपना वोट देने से पहले चिंता है कि सरकार कैसे बनेगा। लोग, जब आप कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है और उसको वोट आप नहीं देते हैं, वो व्यक्ति हारता है, तो आप ये नहीं समझते हैं कि जब एक आदमी अच्छा हारता है तो 100 अच्छे आदमी का मनोबल टूटता है। वो कहता है राजनीति में नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा आदमी खड़ा होगा तो उसके घर वाला क्या कहेगा? वो देखो कुमरार से वो प्रोफेसर साहब खड़ा हुए, देखे 3000 वोट मिला, खत्म हो न गए, तुम जाओगे करने, आपका भी मनोबल टूटेगा। यही हुआ है पिछले 30-35 साल में। जो भी समाज में प्रबुद्ध है, जिसकी भी क्षमता है, जिसकी चेतना अभी मरी नहीं है, जिसका कुछ वैल्यू सिस्टम बचा हुआ है, जो समाज से को नोचना नहीं चाहता है, जो समाज को कुछ देना चाहता है, या तो राजनीतिक व्यवस्था ने उसको हटा दिया या स्वयं से लोग पीछे हट गए। तो जितना समाज में लंपट, बदमाश, माफिया है, वही आज राजा बना हुआ है। और फिर आप और हम सवाल कर रहे हैं कि ए भाई व्यवस्था सुधर कैसे नहीं रही है? अरे भाई, जब बालू माफिया आपका मिनिस्टर है, शराब माफिया आपका शिक्षा मंत्री है, पेपर लीक करने वाला ही एजुकेशन मिनिस्टर है, तो कैसे सुधार होगा? रे भाई, कैसे सुधार होगा आप बताइए? तो जब आप वोट देते हैं, आप तो वोट भी नहीं देते हैं, ये भी आपको कह देते हैं। मैंने जो शुरू में कहा, राजनीतिक भागीदारी का आलम यह है कि प्रबुद्ध लोग तो खाली बतिया ही सकते, आप तो वोटो नहीं देते हैं भाई। ये हम थोड़े ना कह रहे हैं, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। पूरे देश में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है बिहार में, और पूरे बिहार में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है पटना में, और पटना में भी सबसे कम वोटिंग परसेंटेज कहां है? जहां सो कॉल्ड मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग रहते हैं, एलिट रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। उन बूथों पर 30% भी पोल नहीं होता है, और आप कह रहे हैं सब सुधार देंगे। ये होना चाहिए, देश बदलना चाहिए, अमेरिका बनना चाहिए। अरे आप तो वोटो नहीं देने जाते हो भाई, इतना बड़ा बड़ा बात फेंके जा रहे हो, और गलती से चले जाओगे तो उसी को वोट दोगे जिसको पिछले 30 वर्ष से दे रहे हो। क्यों आप ये अपेक्षा रखते हैं? क्यों आप समझते, क्यों ये पटना की दुर्दशा है? इसीलिए दुर्दशा है भाई, आप नहीं सुधरिएगा तो कोई प्रशांत किशोर कैसे सुधार देगा? हम पैदल चल रहे हैं, 2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं, कोई आदमी नोटिस नहीं लेता है। अरे कोई कहा भी करे भाई ये आदमी इतना पढ़ा लिखा हो के पैदल गांव गांव चल रहा है, आदमी कहता बे बिहार में कुछ नहीं होगा, इनका चलना से कुछ होगा? कितना आए कितना गए, बिहार सुधरेगा? अरे भाई, सब आदमी यही कह रहा है कि नहीं सुधरेगा। हर आदमी को परिणाम की चिंता है। अगर हर विद्यार्थी ये सोच के पढ़ाई ही न शुरू करे कि हम पास होंगे कि नहीं, तब तो सब पूरा समाज ही अनपढ़ हो जाएगा। मेरे भाई, आपको ये पूछना चाहिए, इस पर सवाल करना चाहिए कि जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस प्रयास में कोई कमी दिखती है, इसके ईमानदारी में, इसके शुद्धता में, तो जरूर आप सवाल कीजिए। लेकिन प्रयास चाहे हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के ही व्यक्ति को पड़ेगा। तो परिणाम की चिंता किए बगैर वही दे, दूसरा दे दो। परिणाम की चिंता किए बगैर आपको प्रयास करने की जरूरत है। मैं अक्सर महाभारत की एक कथा सुनाता हूं। कथा क्या, 2 लाइन 2 पंक्ति। अभिमन्यु की बात चर्चा हम लोग बहुत करते हैं। चक्रव्यूह वेदना वाली जो कथा है कि भाई अभिमन्यु गए चक्रव्यूह को भेदने, अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। 6, जैसा कथावाचक बताते हैं कि 6 दरवाजा तोड़ने के बाद उनको सबने मिलकर मार दिया। लेकिन इतिहास, आज का समाज, हम और आप अभिमन्यु के प्रयास को, उसके शौर्य को, उसके वीरता का कहानी करते हैं। उसको घेर के मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। तो अगर प्रशांत किशोर जो प्रयास कर रहे हैं, हमको मान लीजिए सफलता नहीं भी मिली, तो भी जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा तो ये जरूर कहा जाएगा कि एक व्यक्ति आया था, उसने कोशिश बहुत की थी, बिहार के लोग नहीं सुधरे, नहीं माने। तो भैया, अगर मेरा सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो हम
उसके लिए तैयार है, आप चिंता मत कीजिए। आप परिणाम का चिंता मत कीजिए, हमसे ज्यादा आपको परिणाम का चिंता है। हम रास्ता में चलते हैं, लोग आता है, मेरा जो शुभचिंतक है कहता है, ए भैया भविष्य आप ही का है, भविष्य तो जन सुराज का ही है, छोड़िएगा मत, संभव है कि 5 वर्ष और लगेगा। देखिए वो आदमी मेरा शुभचिंतक है, बिहार की उसको चिंता भी है, लेकिन वो कितना बड़ा गलती कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अच्छा बात आप कर रहे हैं, होना भी यही चाहिए, लेकिन 2025 में ही 5 वर्ष और लगेगा। हम हंसते हैं कि देखिए इस आदमी की दशा। इफेक्टिवली वो ये कह रहा है कि अभी 35 वर्ष कुचाने के बाद अभी मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और कुचाएंगे तब हम लोग जगेंगे। यही ना कह रहे हैं भाई, कि 5 वर्ष और लगे रहिए, अभी इस नरक में 5 वर्ष और जिएंगे तब हम लोग सुधरेंगे। अरे भाई तुमको वोटिंग का अवसर अभी है तो तुम 29 तक का ही इंतजार करना चाहते हो। और अगर आप जन सुराज को आज सही नहीं पाते हैं तो 29 में कैसे सही पाइएगा भाई। लेकिन यहां लोगों की मेंटालिटी क्या है, अभी आए हैं, देखते हैं क्या करते हैं, अभी हम काहे चिंता करें, हम तो बैठे ही हुए हैं। अरे भाई तुम्हारा जिंदगी कष्ट में बीत रहा है, अगर आप अपने जिंदगी की चिंता नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति क्यों करेगा। तो ये तो हल्की बात हो गई। अब आपने जो 3 सब्सटेंसिव बात पूछा है कि जन सुराज के पास बिहार को सुधारने का विजन क्या है, कैसे बिहार सुधरेगा। कोई कह रहा है भाई शिक्षा से नहीं सुधरेगा, रोजगार से, महिला ने कहा महिला एम्पावरमेंट से सुधरेगा। कोई कह रहा है इंडस्ट्री आने से सुधरेगा। कोई कह रहा है भैया IT फार्म चालू कर दीजिएगा तो सुधरेगा। हम लोग मूलतः 3 बात कह रहे हैं, 3 बात कह रहे हैं। पहला, 0 से 15 साल, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। 15 साल क्यों? क्योंकि साइंस कहता है कि अगर आप 10वीं क्लास तक, 11वीं क्लास तक बढ़िया पढ़ लिख जाएं तो किसी भी परिस्थिति में आप अपना जीवन आगे बढ़िया चला सकते हैं। हम लोग सब उसके एग्जाम्पल हैं। ज्यादातर लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं सब बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, 10वां पढ़ लिए, साइंस कॉलेज में आ गए, जीवन में आगे बढ़ गए। तो पहला हम लोग का विजन ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई जाए कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ ना बने। कैसे बनाएंगे ये अभी बताते हैं। दूसरा विजन का पिलर ये है कि जो युवा है 20 साल से 55 साल 60 साल के उम्र के लोग जो अब वापस जाकर पढ़ नहीं सकते, उनके हाथ में पूंजी की व्यवस्था की जाए ताकि वो खुद स्वरोजगार कर सके, अपने पैर पर खड़ा हो सके, कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके। ये कैसे होगा ये भी अभी आपको बताएंगे। और तीसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि जो 60 साल से ज्यादा उम्र का आदमी है, गरीब है या उसके पास साधन नहीं है, उसको कम से कम 2000 रुपया महीना का जरूर मिले ताकि वो एक बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। बड़ी बात कुछ नहीं कहेंगे, इसी 3 बात को आपको समझाते हैं कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधारा जा सकता है। हम लोग इसके लिए 2 बात कह रहे हैं। एक कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने बताया सिखाया, रादर देन टेकिंग स्कूल टू एवरी विलेज यू नीड टू टेक चिल्ड्रन टू गुड स्कूल। मतलब अभी जो व्यवस्था है इसमें सरकार की पॉलिसी है कि हर गांव में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में स्कूल खोलो। नतीजा क्या हुआ? आप 60,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करते हैं और जो आपने व्यवस्था बनाई है इसमें जहां बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं है, जहां टीचर है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहां पर स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है। ये बिल्कुल आपकी गलत भावना है। स्कूल में खिचड़ी बंटने से अगर शिक्षा व्यवस्था खराब होता तो भाई 6वीं क्लास के ऊपर के स्कूलों में खिचड़ी नहीं बंटती है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग घर में बैठ के कमेंट्री करते हैं कि ये जो नियोजित शिक्षक लोग आया है
शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। यह भी बिल्कुल गलत बात है। अगर नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा खराब होता तो पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था इसलिए खराब हुई है कि समाज और सरकार, ध्यान दीजिए, समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की महत्ता है ही नहीं। जो गांव देहात में आप जाइएगा, लोगों के लिए जो विद्यालय है वो सरकारी सुविधा पाने का केंद्र बन गया है। अगर आपका बालक, आपका बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ता है, साइकिल का पैसा नहीं आया, पोशाक का पैसा नहीं आया, तो आप जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करते हैं। लेकिन उसी विद्यालय में अगर गणित के टीचर नहीं है तो आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपके लिए विद्यालय पोशाक और साइकिल पाने का केंद्र है। सरकार के लिए भी जो विद्यालय है वो शिक्षा संस्था नहीं है। यहां पर बैठे हुए लोग ये सोचते हैं कि अरे भाई, इतना मास्टर सबको पैसा दिया जा रहा है, पढ़ा तो ऐसे भी नहीं रहा है, तो चलो इससे कुछ दूसरा ही काम कराओ, वोटर लिस्ट बनवाओ, स्वच्छता का काम कराओ। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा की प्रायोरिटी नहीं रही है। उसकी वजह से यह व्यवस्था बिगड़ी है। सुधारने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं? दो बात। एक तो जो पूरे बिहार का आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं, हर प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं तो और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, तो कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो 20 मिनट के अंदर अपने घर से उस विद्यालय तक न पहुंच जाए। शहरों में आप इसको देख भी रहे हैं, पूरा सुन लीजिए तब ताली बजाइएगा। आप शहरों में देखते हैं कि आपके घर के बगल में स्कूल अच्छा नहीं है, स्कूल बाईपास पे अच्छा है, लेकिन आप स्कूल बस से अपने बच्चे को भेजते हैं, गाड़ी से भेजते हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि बिहार में हर साल प्रखंड के स्तर पर एक विद्यालय को चुना जाए और उसको नेतरहाट के स्तर का विद्यालय अपग्रेड किया जाए। नेतरहाट हम क्यों कह रहे हैं? नेतरहाट कोई मॉडल नहीं है, एक रेफरेंस है, क्योंकि बिहार झारखंड में सरकारी व्यवस्था के तहत चलने वाला ये सबसे अच्छा विद्यालय था। वहां एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स बने एक विद्यालय से, और ज्यादातर छात्र निम्न या मध्यम आर्थिक परिवारों से आए हुए थे। तो हम लोग का लक्ष्य यह है कि बिहार में हर प्रखंड में हर साल कम से कम एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय बनाया जाए। एक क्यों, दो क्यों नहीं? इसलिए कि अगर बिहार के हर प्रखंड में आपको एक विद्यालय बनाना हो नेतरहाट के स्तर का, तो करीब करीब 15 से 17 हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उतना ही पैसा हम लोग एक साल में इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 वर्ष तक हर साल आप एक एक विद्यालय भी बनाएंगे तो हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बन जाएंगे। तो पहला काम तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगले 10 वर्ष में बिहार को अगर ज्ञान की भूमि बनाना है तो हर साल प्रखंड के स्तर पर एक विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए। अब आप पूछिएगा कि भाई 10 वर्ष आप बनाने में लगाइएगा तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? उसके लिए जनसुराज ने यह कहा कि जब तक सरकारी विद्यालय आपके इलाके में नहीं सुधरता है तब तक आपके पास ये सुविधा है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब कुछ जो शिक्षाविद हैं वो कहते हैं भैया ये तो सब प्राइवेटे में जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। अमेरिका में जैसे कई राष्ट्रों में ये व्यवस्था है, पेरेंट्स को सरकार ये विकल्प देती है कि आप पब्लिक में जाइएगा या प्राइवेट में जाइएगा। आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि MIT में हम सरकार फीस देगी वहां पढ़ाइएगा, तो आप लोग क्या कहिएगा? क्या नहीं भैया साइंस कॉलेज में पढ़ाइए। अगर आपको कोई कहे कि PMCH से आपका लड़का मेडिकल करेगा और अगर नहीं करेगा तो रमैया में सरकार डोनेशन देके पढ़ाएगी,
तो आप क्या कहिएगा? नहीं भाई, हमारा लड़का पीएमसीएच में होना चाहिए। तो ये पूरे वर्ल्ड का प्रूवन मॉडल है। अगर सरकारी विद्यालय अच्छा हो तो लोग प्राइवेट में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर प्राइवेट में जाए भी तो हम लोग का जो आकलन है कि जो 60,000 करोड़ रुपया अभी खर्च हो रहा है शिक्षा में, उसको अगर 3 हिस्से में बांट दिया जाए तो करीब 15,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं सिलेक्ट 550 विद्यालयों को अपग्रेड करने के लिए। 15,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों को फीस देने के लिए जिनके गार्जियन ऑप्ट करेंगे प्राइवेट में जाने के लिए, और जो बाकी का बच जाएगा 30,000 करोड़, वो अभी की व्यवस्था को चलाने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप में से कुछ लोग अभी भी ये कह सकते हैं कि भैया प्राइवेट पर आप ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। सरकारी विद्यालय अगर आप नहीं सुधारते हैं तो लीगली भी देखिए, आरटीई में कहा गया है कि सरकार की ये जिम्मेवारी है कि हर बच्चे के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाए। तो जब तक आप सरकारी विद्यालय नहीं सुधारिएगा तब तक आपको बच्चों को प्राइवेट में पढ़ने की सुविधा देनी पड़ेगी। अंतिम बात, कई लोगों को लगता है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। बिहार में प्राइमरी विद्यालयों को चलाने का जो खर्च है, एक बच्चे का एवरेज कॉस्ट 864 रुपया है। याद कर लीजिए, महीने का 864 रुपया प्रति छात्र सरकार खर्च कर रही है उस विद्यालय को चलाने में जहां भैंस गाय बकरी भी नहीं बैठ रहा है। तो अगर, और सामान्य फीस क्या है प्राइवेट स्कूलों का गांव में? 400 रुपया, 300 रुपया। अच्छे से अच्छे अंग्रेजी विद्यालय में अगर आप अपने बच्चे को गांव में, यहां पटना में नहीं, एडमिशन कराइएगा तो एवरेज 400 रुपया, 500 रुपया में लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग उसके लिए प्रोविजन कर रहे हैं कि हर परिवार में 2 या 3 बच्चे हैं, अगर आप उसको 1500 रुपया महीना दे दीजिएगा तो कम से कम वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, अपनी जिंदगी अपने बच्चे की सुधार देगा। और ये हमारी सोच नहीं है, ये जो स्कूल सेलेक्ट स्कूलों को बेहतर करने का मॉडल है, ये पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, अगर आप में से कोई देखा होगा या अगर आप शिक्षा के इंडेक्स को देखेंगे, दुनिया में सबसे अच्छी प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था फिनलैंड में है। फिनलैंड में सबसे अच्छी प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था है, वहां पर यह चीज लागू है। रादर, जो मैंने आपको शुरू किया था कि रादर देन बिल्डिंग स्कूल टू इन एवरी विलेज, मेक स्कूल एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस एंड हेल्प चिल्ड्रन रीच दैट स्कूल, ये मॉडल हम लोग बिहार में लागू करना चाहते हैं। दूसरा जो बात है रोजगार का, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम साल भर में पलायन रोक देंगे, तो लोग कह रहे हैं कैसे रोक दीजिएगा? कुछ को लग रहा है कि फैक्ट्री लगाएंगे, कोई यहाँ बेवकूफ लोग राजद वाले कह रहे हैं हम सरकारी नौकरी दे देंगे। तो आप पहले आंकड़े समझिए कि रोजगार कहां पर है। जो लोग भी कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे, आप सुन रहे हैं बिहार में बहस चल रहा है पिछले 2 बरस से कि हमने 5 लाख नौकरी दिया कि 10 लाख नौकरी दिया। एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, बिहार में 75 साल में मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक अगर जितने भी सरकारी कर्मी हैं, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सबका गिनती कीजिएगा तो बिहार में 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। कितना? 23.25 लाख, मतलब 1.97%, 2% लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 3 बरस से बिहार में खाली यही चर्चा चल रहा है कि हम 10 लाख नौकरी दिए कि 5 लाख दिए। भाई टोटल 23.25 लाख लोग ही नौकरी करते हैं, कि मेरा आंकड़ा नहीं है। जो सैलरी जाती है, सीएजी जो ऑडिट करता है, ये उसका आंकड़ा है। और क्या बिहार में बहुत वैकेंसी है? जो अभी लोग बता रहे हैं राजद के लोग की बड़ा वैकेंसी है, तो मैं आपको देश का आंकड़ा दे देता हूं। देश के स्तर पर 3% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, 3% लोग। तो इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी बिहार में रोजगार, बेरोजगारी खत्म करने का जरिया नहीं हो सकता है। इससे आप 2 या 3% लोगों को ही रोजगार दे सकते हैं।
दूसरी बात, लोग कहते हैं इंडस्ट्री से हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का कि फैक्ट्री लगवाइए। आप कितना भी फैक्ट्री लगा लीजिएगा, जो अगर इकोनॉमिक्स को आप समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझने वाले कुछ लोग तो जरूर होंगे, तो इकोनॉमिक्स के 3 हिस्सा है। एग्रीकल्चर है, जीडीपी जो है वो 3 भाग में है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला दीजिएगा तो भी वो 35 से 40% ही होता है। बिहार जैसे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर लेस देन 10% ऑफ द होल इकोनॉमी। तो अगर आप बहुत फैक्ट्री लगा भी दीजिएगा तो भी 10-20 हजार, 2-4 लाख, 10 लाख, 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं। जो पूरी इकोनॉमी है 65% है सर्विस सेक्टर में। हम लोग जहां यहां बैठे हुए हैं ये सर्विस सेक्टर है, होटल है, विवाह भवन है, 20 लोगों को नौकरी मिली हुई है। किसी ने बताया कोचिंग का हब बनाइए, सिनेमा है, रेस्टोरेंट है, गाड़ी चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बिजनेस धंधा करते हैं। देश की इकोनॉमी में 65% सर्विस सेक्टर है, बिहार में 67% है। तो अगर बिहार में रोजगार क्रिएट करना है तो सर्विस सेक्टर में ही सबसे ज्यादा संभावना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पूंजी की उपलब्धता। अगर आपके पास पूंजी हो, पैसा हो, तो आप होटल खोल सकते हैं, आप कोई बिजनेस रोजगार कर सकते हैं, अपने खेत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके कल धान उगा रहे थे, अब कल से लहसुन उगा सकते हैं। तो बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पूंजी की अनुपलब्धता। ये पूंजी की जो कमी है वो क्यों है उसको समझिए तो आपको रास्ता अपने आप दिखेगा। बिहार में देखिए, समाज में पूंजी के 2 स्रोत हैं। एक जो आप और हम पैसा कमाते हैं, जो खर्च के बाद बच गया वो आपका पूंजी हुआ, मूलधन हुआ। और दूसरा है बोरोड कैपिटल। आप 1 लाख रुपया कमाए, 80,000 रुपया खर्च हो गया, 20,000 रुपया आपके पास बचा है, आपने एक गाड़ी या एक मोटरसाइकिल खरीदना है तो 20,000 रुपया अपना इस्तेमाल किया और बाकी पैसा आपने बैंक से लोन लिया। बैंकिंग की जो व्यवस्था है, पूंजी की उपलब्धता समाज में रहे, इसके लिए सरकार का एक गाइडलाइन है। बैंकों की ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि जितना पैसा आप और हम बैंकों में रखते हैं उसका कम से कम 70% पैसा बैंकों को समाज को ऋण के तौर पर, लोन के तौर पर वापस देना होता है। ऋण के तौर पर 70%, ये उनकी वैधानिक जिम्मेवारी है। बिहार में जो सीडी रेशियो, ये आरबीआई इसका आंकड़ा जारी करता है हर 15 दिन पर। बिहार में बैंक जो हैं वो सिर्फ 100 में 40 रुपया ही लोन दे रहे हैं, 60 रुपया दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसको मैं कहता हूं पूंजी का पलायन। इसका असर क्या होता है? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, कोई इंडस्ट्री नहीं है, बहुत गरीबी है, फिर भी बिहार के लोगों ने एक साथ मिलके करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने बैंकों में जमा किया। 40% सीडी रेशियो होने की वजह से बैंकों ने सिर्फ 1,61,000 करोड़ रुपया यहां पर कर्ज के तौर पर दिया। चाहे आपको घर बनाने के लिए दिया हो, टीवी खरीदने के लिए दिया हो, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दिया हो, खेती करने के लिए दिया हो, बिजनेस करने के लिए दिया हो, कुल 1,61,000 करोड़ रुपया ही लोन के तौर पर मिला। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां पर तरक्की हो रही है। गुजरात में सीडी रेशियो कितना है? 90। कर्नाटक में सीडी रेशियो कितना है? 92। तेलंगाना में सीडी रेशियो कितना है? 100। आंध्रा में सीडी रेशियो कितना है? 104। केरल में सीडी रेशियो कितना है? करीब करीब 95। तो ये जो पैसा है, हम लोग का पैसा 2.25 लाख से 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए तो हर साल बजट से नहीं, लोगों का बैंकों के जरिए 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होने लगेगा। जब ये 2.5 लाख करोड़ रुपया आपको उपलब्ध होगा
तो जो आज 4 कमरे का घर बना रहा है वो 6 कमरे का बनाएगा। आप एक मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, कल 2 खरीदिएगा। आप छोटा रोजगार कर रहे हैं, उसको बड़ा कीजिएगा। आप 10 सीटर रेस्टोरेंट चलाते हैं, कल 50 सीटर रेस्टोरेंट चलाइएगा। हर आदमी के पास जब पूंजी होगी तो उससे रोजगार बढ़ेगा। तो जन स्वराज एक पंक्ति में ये कहता है कि अगर रोजगार क्रिएट करना है, पलायन रोकना है, श्रम का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी का पलायन रोकना होगा। जब पूंजी का पलायन रोकिएगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। बुद्धिमान लोग रुकेंगे, उस पैसे का इस्तेमाल करके कुछ बिजनेस करेंगे। और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दूसरा पलायन रोकने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ देंगे। बिहार में करीब करीब 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जो कृषि योग्य है। उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन में कैश क्रॉप होता है। कैश क्रॉप सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में होता है। बाकी में धान, गेहूं, मकई उगा रहे हैं लोग, बाजरा। तो जन स्वराज ये कह रहा है कि अगर आप फूड ग्रेन के बजाय कैश क्रॉप की खेती करेंगे तो आपको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त में दिया जाएगा। इसका असर क्या होगा? करीब करीब 20 लाख हेक्टेयर में यहां पर कैश क्रॉप होने लगेगा और उससे बहुत बड़े पैमाने पर जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप पूछिएगा पैसा कहां से आएगा? भाई उसको पैसा ऑलरेडी मनरेगा में उपलब्ध है। ऑलरेडी केंद्र सरकार ये पैसा दे रही है, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पिछले साल बिहार ने 60% मनरेगा का पैसा सरेंडर किया है, पैसा लिया ही नहीं, क्योंकि यहां करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो दूसरा पलायन रोकने का हम लोग का जो तरीका है कि कृषि को, मनरेगा को कृषि से जोड़ दे, उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मनरेगा के मजदूर का सही सदुपयोग होगा और कृषि आधारित मजदूरों का पलायन रुकेगा। तीसरा और अंतिम बात, पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चलाना चाहते हैं। मतलब यहां पर कल्चर नहीं है बिजनेस व्यापार का। गुजरात में लोगों का कल्चर है, आदमी कहता है मारवाड़ी का उसका स्वभाव है, वो लोन लेता है, बिजनेस करता है। बिहार में लोगों का ये कल्चर नहीं है समाज का, और उसकी वजह एक है, लोग ब्याज से बहुत डरते हैं। मूलधन से ज्यादा लोग ब्याज से डरते हैं। बिहार का स्टडी कीजिएगा तो लोग ब्याज से डरता है, भाई कितना पैसा लग जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा, बिजनेस करेंगे दिवालिया हो जाएंगे। उसके लिए बिहार में हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम शुरू करना चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जो रोजगार करना चाहता है, उद्योग धंधे लगाना चाहता है, उसको 4% लोन, ब्याज पर ही लोन दिया जाए। तो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी और 4% वो देगा, 6% सरकार देगी। 10% पर मान लीजिए लोन मिलता है बल्क में, तो 4% लोग देंगे, 6% सरकार देगी। इसका असर क्या होगा? हर 6000 करोड़ रुपया बजट का प्रावधान पर 1 लाख करोड़ रुपया लोगों को लोन के तौर पर मिल जाएगा, जो उससे वो बिजनेस व्यापार करेंगे, जिससे उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी और अगले 5 साल 10 साल में 10 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यहाँ के लोग खुद से छोटा मोटा शुरू करेंगे। तो हम लोग का शिक्षा और रोजगार के लिए ये मॉडल है। इंडस्ट्री लगाने से बिहार नहीं सुधर सकता है, कम से कम पहले फेज में इंडस्ट्री पर फोकस नहीं है। यहाँ बहुत बड़े उद्योग नहीं लगा सकते हैं। बिहार का अगर गौरवशाली इतिहास वापस लाना है तो इसको पुनः ज्ञान की भूमि बनाना है, सीमेंट का फैक्ट्री नहीं बनाना है। जब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, जब यहाँ कोचिंग हब होगा, जब यहाँ पर आईटी, जो पढ़ा लिखा व्हाइट कॉलर जॉब हम लोग को चाहिए, हम लोग को ब्लू कॉलर जॉब पर ध्यान नहीं देना है। ब्लू कॉलर जॉब अपने आप आएगा। अगर कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर खपत बढ़ेगी, तो स्वाभाविक तौर पर ब्लू कॉलर जॉब, जो फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्री के मालिक होते हैं, दे ट्राई टू बी क्लोजर टू द कंज्यूमर। अगर सीमेंट की खपत बिहार में होगी तो अपने आप सीमेंट फैक्ट्री यहां खुलेगी, जो ब्लू कॉलर जॉब है।
लेकिन जो व्हाइट कॉलर जॉब है वो बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, वो इन्वायरमेंट देखता है, उनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो बिहार में कोशिश होनी चाहिए शिक्षा बेस्ड एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि यही हम लोग की ताकत है। हम लोग की ताकत सीमेंट बनाना नहीं है, हम लोग के पास कोयला का खदान नहीं है, हम लोग के पास यहाँ बड़े बंदरगाह नहीं है, लेकिन हर गांव में अच्छा पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले उपलब्ध हैं। अगर आप उनको सुविधा दे दें, जैसे मान लीजिए हम लोग का एक स्कीम है कि हर प्रखंड से कम 10,000 लड़कियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाए, नर्सिंग और पैरामेडिक्स की, उससे पूरा गेम पलट जाएगा। उन्होंने कहा महिला, आप सुनते हैं केरला का नर्स, केरला की नर्स कैसे पूरे देश में आई? आपने इसका ध्यान नहीं दिया होगा। आप सुनते हैं, समझते हैं कि सब लोग केरला में ट्रेनिंग लिया, नहीं। जब द्रविडियन मॉडल शुरू हुआ तो देश में उन्होंने सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेज तमिलनाडु में बनाए। देश में जितने नर्सिंग कॉलेज हैं, जितना सीट उपलब्ध है, उसका 2/3 याद रखिए सिर्फ तमिलनाडु में है। लेकिन उसका फायदा उठाया केरल के लोगों ने, क्योंकि केरल तमिलनाडु से पहले से ज्यादा एजुकेटेड रहा है। उनकी बच्चियां आई, उन्होंने तमिलनाडु के नर्सिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली, तो आप देखते हैं कि पूरा देश में केरल का नर्स दिख रहा है। तो अगर बिहार के बच्चियों को नर्स बनाया जाए, नर्सिंग एक मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, तो उनका इनकम, एक एवरेज वेल ट्रेन्ड नर्स कैन अर्न एनीथिंग बिटवीन 30,000 to 50,000। और देश में 1 करोड़, ध्यान रखिए, 1 करोड़ नर्सिंग की वैकेंसी है, 1 करोड़ नर्सिंग का शॉर्टेज है। तो अगले 5 वर्ष में बिहार आईटी का जैसे हब बना है हैदराबाद, बेंगलोर, वैसे पैरामेडिक्स का हब बनना चाहिए, टीचर्स का हब बनना चाहिए, नर्सेज का हब बनना चाहिए। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएट किए जाएंगे, उससे लोगों का इनकम बढ़ेगा। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, स्वाभाविक तौर पर आप कंज्यूम ज्यादा कीजिएगा। जब पैसा होगा तभी तो कुछ खरीदिएगा, खाइएगा। जब आप कंज्यूम करेंगे तो ब्लू कॉलर जॉब और इंडस्ट्री अपने आप उसको फॉलो करता है। और आपने एक अंतिम आपका जवाब दे दूं, आपको घर भी जाना होगा। शराबबंदी की आपने बात की, आप शिक्षक हैं और आप गांधी को लिटरली मिसकोट कर रहे हैं। गांधी जी ने न कभी ये कहा न कहीं लिखा कि शराबबंदी के लिए सरकारी कानून बनना चाहिए। आपने जो कहा वो शब्द ठीक है। उन्होंने कहा अगर मैं तानाशाह बन जाऊं, जो कि वो कभी नहीं बन सकते थे, ना कभी बनना चाहते थे, तो ऐसा करूंगा। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया कि शराब पीना गलत बात है, समाज को ये चेतना होनी चाहिए, समाज में ये प्रयास होना चाहिए कि लोग शराब न पिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून बना दो और जो शराब पी रहा है उसको जेल में डाल दो। अगर ऐसा होता तो जब देश आजाद हुआ तब तो गांधी जी ही थे, वो कहते पूरे देश में लागू कर दो शराबबंदी। गांधी जी के बेसिक विचारधारा के उलट बात है। गांधी जी के विचारधारा का एक मूल बात यह है कि किसी चीज को इन्फोर्स मत कीजिए, लोगों को स्वेच्छा से सीखने दीजिए, समझने दीजिए। दूसरी, ये तो गांधी की आधी जानकारी रखने वाले लोग ऐसा कहते हैं। दूसरी बात, अब आ जाइए क्यों शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं। पहली बात तो बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी का एक कानून है जिसके तहत शराब के दुकान बंद है, होम डिलीवरी तो चालू ही है, हर जगह मिल रहा है शराब। मान लीजिए कि आप अभी शर्ट पहने हैं तो आप तो दुकान पर नहीं गए होंगे, आप तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हैं, तो इसका मतलब कि आप शर्ट नहीं खरीद रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, शराब नहीं बंद है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है, हर साल बिहार जैसे गरीब राज्य में, आपने कहा चंद रुपयों के लिए, चंद रुपया नहीं है, 20,000 करोड़ रुपया हर साल, 20,000 करोड़ रुपया बिहार का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहां जा रहा है? अगर शराब बंद होता तो चलिए मान लेते 20,000 करोड़ का नुकसान भी सहा जाएगा। ले पैसा जा रहा है जो अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं, वो भ्रष्ट नेता, अफसर, शराब माफिया,
ये 20,000 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। और एक किसके नाम पर आपने किया? महिलाओं के नाम पर। तो आप महिलाओं की स्थिति देखिए। इसके बाद 8.5 लाख टोटल केस हुए हैं शराबबंदी के कानून बनने के बाद। 6,26,000 केस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। 1,23,000 से ज्यादा लोग आज भी जेल में हैं। जेल में कौन है? जो समाज का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, असहाय, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो जेल में है। क्योंकि हम और आप शराब पी रहे हैं तो आराम से पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो गरीब आदमी है, 1.25 लाख लोग जेल में हैं। जिनका परिवार का आदमी जेल में पकड़ लिया गया, उन घरों की महिलाएं थाने में, कोर्ट में रोज दौड़ रही हैं, अपना सामान बेच रही हैं, बेइज्जत की जा रही हैं, उनको मिसट्रीट किया जा रहा है। और अंतिम बात, आप युवा हैं, शिक्षक हैं, जरा जाकर देखिए, बिहार में पहली बार सूखा नशा, स्मैक, हीरोइन, जो कभी हम लोगों ने नहीं सुना था, पहली बार गांव-गांव में सूखा नशा चल रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, इस बात को ध्यान लिख लीजिए, अगर ये गलत शराबबंदी कानून चलता रहा तो हमने पंजाब में भी काम किया है। जैसे उड़ता पंजाब आपने देखा था, वैसे बिहार में उड़ता बिहार बनेगा। इतना स्मैक लोग पी रहे हैं। भाई, शराब आप रेगुलेट कीजिए, कम लोगों को लाइसेंस दीजिए, लेकिन लोगों को पता तो होना चाहिए। आपका ये काम नहीं है। गांधी जी ने कहा सबको शाकाहारी होना चाहिए। शाकाहारी होना अच्छी बात है। इसका मतलब कि आप गांधी के आधार पर कह दीजिएगा कि जो मांसाहार करेगा उसको जेल में डाल देंगे। गांधी जी कहे थे। गांधी जी ने जीवन शैली के कुछ वर्चूज बताए कि भाई आप शाकाहारी रहिए, आप योग कीजिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो आप कह दीजिए कि जो शादी करेगा उसको जेल में डाल देंगे। गांधी जी कहे थे। गांधी जी ने तो ब्रह्मचर्य की बहुत बात की है। तो आप कानून बना दीजिएगा कि कोई शादी नहीं करेगा। गांधी जी कहे थे। जो गांधी जी ने कहा उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर मिस इंटरप्रेट ना करें। तो मोटे तौर पर आप लगिए, बाहर बैठकर कमेंट्री मत कीजिए। तय आपको करना है कि मेरे भाई कोई प्रयास हो रहा है, उस प्रयास में कंधा लगाइए। सिर्फ परिणाम की चर्चा करते करते बाहर बैठ के कमेंट्री करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे बाबूजी कहते थे, जो कुछ नहीं करता है वो आलोचना करता है। आलोचकों का स्वागत है, लेकिन सिर्फ आलोचना आपके जीवन का आधार नहीं हो सकता है। कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए, फिर आकर अगर आप कोई बात कहेंगे तो आपकी आलोचना में वो गंभीरता भी होगा, वो हेफ्ट, वो ग्रेविटास भी होगा, उसकी वो महत्ता भी होगी। तो आप प्रयास कीजिए। बिहार को सुधारने का प्रयास हमको आपको ही करना है, कोई बाहर से आकर नहीं करने वाला है। और जो आप ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते रहिएगा, उससे बिहार नहीं सुधरेगा। हम पर कमेंट्री करने से बिहार नहीं सुधरेगा। जब वोट देने जाइएगा, उस दिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपके नालियों गलियों की स्थिति क्या है। उस दिन आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके बच्चों की पढ़ाई की स्थिति क्या है। उस दिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको एम्स भागना पड़ता है, आपके बच्चे बेंगलोर हैदराबाद रहते हैं, वहां जाना पड़ता है। अगर उस दिन ध्यान रहेगा राम मंदिर, उस दिन ध्यान रहेगा हिंदू मुसलमान, उस दिन ध्यान रहेगा अगड़ा पिछड़ा, तो भैया सुधार होगा नहीं। सब लोग लगेंगे तो सुधार होगा। आपको अच्छा लगे तो इसमें जुड़िए, और नहीं तो बाहर बैठ के आलोचना कीजिए, करते रहिए, लिखते रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।